बचाओ। निश्चय ही ये पुकार हमारे ही नहीं वरन संपूर्ण वसुधा की है। धरती माता इन दिनों जितनी व्यथित और व्यग्र दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से हम पुत्रों का ये कर्तव्य है कि हम व्यक्तिगत तौर पर इस विचार को सोचें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, कुछ नया प्रयोग करें। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है और इस बार कनाडा ने होस्ट किया इस पूरे कार्यक्रम को और एक थीम विकसित की है, कनेक्टिंग पीपल टू द नेचर। आइए प्रकृति से जुड़ें, ये विषय लेकर के आज पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे श्रद्धेय हमारे बीच हैं। इसी विषय पर आज आप सबको मार्गदर्शन मिलेगा कि हम जन जन की भागीदारी से कैसे पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। निश्चित रूप से मिशन ने, युग निर्माण योजना ने, गायत्री परिवार ने, शांति कुंज ने विगत परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी से एक महान अभियान वृक्ष गंगा अभियान के रूप में प्रारंभ किया है और यह अभियान गतिशील हुआ। करोड़ों वृक्षों का रोपण हुआ। पिछले वर्ष तक ही 1 करोड़ वृक्षों का रोपण हो चुका था। 150 से अधिक पहाड़ियाँ गोद लेकर हरी की जा चुकी हैं। ये विश्व पर्यावरण में पूरे वैश्विक घटना है जहाँ किसी एक संगठन द्वारा इतने बड़े स्तर पर ऐसा पुरुषार्थ किया गया हो, जहाँ 100% वृक्ष जीवित हों। आप किसी भी प्लांटेशन के स्पॉट पर जाइए, आपको पौधे जीवित मिलेंगे। ये ऐसा प्रयोग जिसे सरकार ने भी अपनाया। मध्य प्रदेश सरकार ने ज्यों का त्यों कार्यक्रम लिया, तरु पुत्र रोपण महाअभियान, और वहाँ पर भी सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह से अनेक कार्य गतिमान हुए हैं। नक्षत्र वाटिकाएँ हों, चाहे वृक्ष मंडल हों या दूसरे और तरीके हों, प्रयोग हों, वो सब किए गए। शांति कुंज में भी बहुत सारा प्रयोग इससे संबंधित होता रहा है। हर वर्ष जगह जगह श्री राम स्मृति उपवनों की स्थापना हो रही है। ये सब पूरा का पूरा कार्यक्रम एक जन आंदोलन के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में, हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया है। बहुत गौरव के साथ मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब की जानकारी में लाना चाहूँगा कि हमारे विदेशों में कनाडा ही एक ऐसा शहर है, कनाडा ही एक ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक प्लांटेशन का काम हुआ है हमारा वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत। और इस वर्ष कनाडा ने होस्ट किया है ये 5 जून का कार्यक्रम। तो निश्चित रूप से आइए हम प्रकृति से जुड़ें, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का उद्बोधन सुने। पर्यावरण संरक्षण हेतु जन जन की भागीदारी कैसे संभव हो सकती है, मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार करतल ध्वनि से आप सबकी ओर से मार्गदर्शन की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ एक बार बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। मंचासीन सभी हमारे बड़े भाई, यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, परम पूज्य गुरुदेव ने 1970 में एक किताब लिखी थी, वृक्षारोपण एक परम पुनीत पुण्य। उस किताब को हम लोगों ने, मैंने अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह बंटवाया था। मैंने कहा कि इससे कम से कम एक जागृति का भाव पैदा होगा। मित्रों, जब भी हम आज की मौसम की परिस्थिति को देखते हैं, दुनिया भर की चीज़ों को गाली देते हैं, देखो कितना गैस, कितना आर्टिफिशियलिटी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, वो हो गई, परंतु उपचार कुछ नहीं सोचते। अभी क्या हो गया है कि पर्यावरण पूरा के पूरा, पर्यावरण को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। परिआवरण यानी पर्यावरण, परियाववाची, पर्यायवाची, ठीक है ना, ये शब्द इस तरह से बने। तो परि यानी उसके हमारे जो जिसने आवरण का तरह से धरती के चारों तरफ बना रखा है, पर्यावरण। एक और शब्द है वातावरण, वात आवरण, जो आवरण है पर वो वायुमंडल का है वातावरण, और उस वातावरण की वजह से हमारे आसपास सूक्ष्म जगत का पर्यावरण, सूक्ष्म जगत का वातावरण, स्थूल जगत का वातावरण, ये हमारे आसपास बने रहते हैं हमेशा। तो वातावरण में और पर्यावरण में अंतर है। पर्यावरण
वृक्ष, वनस्पति, जल, वायु और पृथ्वी और हम सब जीव जंतु, इन सब से मिलके बनता है ये पर्यावरण। वातावरण हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण, इनके माध्यम से जो बनता है वो वातावरण बनता है। हमारा वातावरण हम स्वयं बनाते हैं, नेगेटिव वातावरण, पॉजिटिव वातावरण। हमारे आसपास का हम वातावरण किस तरह से परिवर्तित करते हैं, ये आपको और हमें सोचना है कि हमें अपने आसपास के वातावरण को बदलना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कई जगह लिखा है कि हमें सारा वातावरण बदलना होगा, गायत्रीमय बनाना होगा। पूरे वातावरण में गायत्री को ही एक प्रकार से भर देना होगा। क्यों? गायत्री सद्ज्ञान की देवी है, सद्बुद्धि की देवी है, और सद्ज्ञान आएगा तो आदमी फिर नुकसान नहीं पहुंचाएगा प्रकृति को। अभी जो परिस्थिति है उसमें हम देखें अगर, तो मनुष्य ने ही सारा नुकसान पहुंचाया है। आधुनिकता का अभिशाप सबसे बड़ा ये है कि आधुनिकता के चक्कर में पड़कर बड़े बड़े बहुमंजिली इमारतें बनाने के चक्कर में, आवास सबको देने के लिए हमने बड़े बड़े 2 BHK 3 BHK, आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? 2 BHK 3 BHK 4 BHK। मेरे को कई बार फ़ोन आते हैं, भाई साहब मैंने 4 BHK का ले लिया, अगली बार आओ तो मेरे साथ ही ठहरना। तो मेरे को डर लगता है कि ऐसे अगर सब लोग बनाने लगेंगे मेरे साथ साथ रहने वाले, मुझे बुलाने वाले, तो क्या हाल होगा? 4 BHK 3 BHK 4 BHK, मतलब उसमें 3 बाथरूम, 4 बाथरूम, हॉल, किचन, ड्राइंग रूम, सब बड़े बड़े। तो ये जो बन रहे हैं अब, तो मित्रों क्या हो गया कि ये जब से 2008 की 8 दिसंबर से जो मोदी जी ने घोषणा की ना डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद से बिक ही नहीं रहे मकान बहुत सारे। दिल्ली के आसपास ये स्थिति है कि ढेर सारे मकान, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग खड़ी हुई हैं। अब खड़ी होने के साथ साथ वो नेगेटिव ऊर्जा भेज रही हैं। खड़ी होने के साथ साथ उनमें सीमेंट लग गया, सीमेंट के साथ साथ उनमें कंस्ट्रक्शन हो गया पूरा के पूरा। अब वो बिल्डिंग जो है उनका मालिक जब पता लगाते तो पता ही नहीं चलता। बेनामी संपत्ति। आने वाले दिनों में क्या होगा, जिनके पास मकान नहीं होंगे ना, उनको फिर अलॉट किया जाएगा वो सरकार के द्वारा सबको इनको अलॉट किया जाए, इनको रहने के लिए मकान नहीं है, इनको मकान दो। तब हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, हमने बहुत कोशिश की यूनिवर्सिटी के लिए जगह ढूंढे, नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, एक बिल्डिंग आपको दे देते हैं, आप इसमें यूनिवर्सिटी चलाओ पूरी की पूरी सरकार ये करने वाली है आने वाले दिनों में। अगर हम इस तरह से बना के छोड़ देंगे तो यही होने वाला है। इससे क्या हुआ है, औद्योगिकरण, बहुराष्ट्रीयकरण, शहरीकरण, इसने बहुत ज़्यादा वातावरण गंदा किया, वातावरण गर्म किया एक प्रकार से। और हमने क्या कि अंधी नकल कर ली पश्चिम की, कि हमारे यहाँ भी अगर इस तरह से हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर पश्चिम में एक बहुत अच्छा ट्रेंड, जैसे कनाडा का उदाहरण दिया, ऐसे अमेरिका में भी है। आप जितने पेड़ काटते हैं उतने पेड़ आपको लगाने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, अप्रूव कराने पड़ते हैं। और ऐसे काम नहीं चलेगा कि साहब 10 रुपया पर ट्री आप ले लो, $10 पर ट्री ले लो, पर हमारा पास कर दो। ऐसे पास वास नहीं होता वहाँ, आपको बनाने पड़े, लगाने पड़ेंगे पौधे। तो इसलिए हरियाली तो है वहाँ पर हरियाली निरुद्देश्य है। निरुद्देश्य इसलिए कि वो उस हरे वृक्षों का क्या उपयोग है ये उनको नहीं मालूम। उद्देश्य प्रधान वृक्षारोपण तो केवल भारतवर्ष में होता है, उद्देश्य प्रधान। जहाँ उद्देश्य है, फ्रूटिंग ट्रीज़ हैं, फोलिएज रिच ट्रीज़ हैं जिसमें कि हरियाली खूब है, और जिनके माध्यम से वास्तव में वातावरण में ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं हवा में, वो पेड़ अवशोषित नहीं कर पाते हैं। जो चूँकि प्लांटेशन अब जो हो रहे हैं, जो नकली प्लांटेशन होते हैं, फाइलों में होते हैं लाखों प्लांटेशन। लोग कहते हैं हमने 1 लाख कर दिए, हमने 1 लाख। उनको गिनने के बाद मुझे लगता है कि जितने वृक्ष लगाए गए हैं उससे तो पूरी धरती को हो जाना चाहिए था हरा भरा। नहीं है, वृक्ष है ही नहीं। रिकॉर्ड में लिख दिया जाता है वो बकरियां चर गई, उनको भेड़ चर गए उनको। इसलिए अब वृक्षारोपण जो किया तो गया था, पर ख़त्म हो गया पूरा। ये जो सरकारी वृक्षारोपण है इससे काम नहीं चलेगा। स्वेच्छा से, जब तक हम अपनी इच्छा से निकल के बाहर नहीं आएंगे और इस काम को करने का प्रयास नहीं करेंगे, इस काम में दिल लगाना पड़ेगा, अपना हृदय लगाना पड़ेगा, अपने अंदर अंतरंग से वाणी आनी चाहिए कि हमें विश्व वसुधा को हरा भरा बनाना है। हमें सारी विश्व वसुधा को हरितिमा से संपन्न बना देना है। और ऐसे वृक्ष जो सही में हमारे लिए बहुत उपयोगी, जैसे आप नीम है, पीपल है, ये ऑक्सीजन फेंकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। एक प्रकार से ये नीलकंठ है। भगवान शिव ने जब जहर पिया था समुद्र मंथन का,
तो उस तरह से उन्होंने जहर पी करके सारा का सारा विष अपने तक सीमित कर लिया था। इसी तरह से नीलकंठ है, नीम के वृक्ष और ये सभी, यहाँ तक कि जितने भी हैं पंचवटी जो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, और ये सब मेरे पास 2 महारथी बैठे, इनको जरा मैं परिचय करा दूं। ज्ञान मिश्र जी भाई साहब, यूनिवर्सिटी के सारे वृक्षारोपण इन्होंने किए हैं, सारे बगीचा इन्होंने लगाया यूनिवर्सिटी का। हमारे सुधीर भारद्वाज, इनके पिताजी हमारे सहयोगी कार्यकर्ताओं में से रहे, अब नहीं हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हैं, परंतु इस बालक ने, उनके इस नंबर 2 बालक ने सब संभाल लिया पूरा के पूरा, और इसने सारा बगीचा पूरा शांति कुंज का जो दिखाई पड़ता है वो इसकी मेहनत दिखाई पड़ती है। आपको समय समय पे मार्गदर्शन देते हैं ज्ञान मिश्र जी, और मैं समझता हूँ कि इन दोनों की वजह से हम लोग बहुत कुछ हरियाली से भरे हुए हैं। शांति कुंज में जो थोड़ी बहुत आपको और ज़्यादा गर्मी लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी आपको। जब भी गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, जब भी बुखार ज़्यादा आता है तो क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं? 90 से 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, 98 हो गया, 98 100 हो गया, 100 के बाद क्या हो गया, 104 हो गया, तो क्या कहते हैं, पानी की पट्टी लगाओ, पानी की पट्टी लगाओ। जब भी इस धरती तपे तो सबसे पहले क्या करें, पानी और वृक्ष की पट्टी लगाओ, बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा और कोई इलाज ही नहीं है। वृक्षारोपण करो और पानी का जगह जगह सिंचन करो, पानी बचेगा तब ना। पानी पीने लायक है तो रहा भी नहीं बहुत जगह। पेपर में आया कल के हरिद्वार में गंगा पीने लायक भी नहीं रही, नहाने लायक भी नहीं रही है। तो आप कल्पना कीजिए क्या स्थिति हो रही है, क्योंकि जनता बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम चीन की आबादी से ज़्यादा होंगे 10 साल बाद, 2030 तक। और अगर ये ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे देश में कचरा, गंदगी, इसका निस्तारण सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा, और इसकी वजह से जो सब सॉइल वाटर है, जो धरती के नीचे का पानी है, ये सारा प्रदूषित होता चला जाएगा। और इसके अलावा और भी कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इतनी सारी जनसंख्या का मल विसर्जन, उनका मल विसर्जन के साथ साथ उसका निस्तारण, उनके साथ साथ जो उसका वो सेप्टिक टैंक बनते हैं उनका, प्लस उसके साथ साथ सारी व्यवस्था जिसके माध्यम से पानी को ट्रीट किया जा सके, ये इतनी सारी व्यवस्था इस गरीब राष्ट्र में भी संभव नहीं हो सकती। हमें क्या करना पड़ेगा, अभी से प्रयास करना पड़ेगा कई मोर्चों पे एक साथ। हमें वृक्षों की आबादी बढ़ानी है और आदमियों की आबादी कम करनी है। अगर हमने बहुप्रजनन को कम नहीं किया तो क्या होगा कि आने वाले दिनों में सारी समस्या बढ़ती चली जाएगी। इसलिए उस क्षेत्र पे भी काम करना पड़ेगा, और इस क्षेत्र में ये कि वृक्ष जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लग सकते हैं उतने लगाए जाए, स्वदेश उद्देश्यपूर्ण ढंग से। हमारे संस्कृति में सबसे बढ़िया जो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन मुझे जो समझ में आया, एक बहुत बढ़िया सा सूत्र, अथर्ववेद का सूत्र समझ में आया। विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी, ये अथर्ववेद का 12:1-6 सूत्र है। धरती दूध देने के लिए पनहाई हुई धेनु है। धेनु जो लवाई जाती है ना, उसका जो गाय है जिसका कि तैयार करने के लिए दूध तैयार है, ये पर्जन्य प्रिया है, इसको पर्जन्य बहुत प्रिय है धरती को, और पर्जन्य प्रिय है इसलिए ये वर्षा में भी पर्जन्य की डिमांड करती है। वर्षा से जलमयी होकर अनेक प्रकार की वनस्पतियों को उत्पन्न करती है। बहुत सारे जंगल आज भी हैं। रेन फॉरेस्ट की दृष्टि से नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन मानती है, नेशनल ज्योग्राफिक मिशन मानता है कि भारतवर्ष अभी भी रेन फॉरेस्ट की दृष्टि से बहुत रिच है। ईस्ट घाट, हमारे पूर्वी घाट, जिसमें कि हमारा ये पूरा का पूरा विशाखापट्टनम से लेकर के और नीचे तक त्रिवेंद्रम तक जो बेल्ट छाया हुआ है पूरा का पूरा, और ऊपर देखें तो हमारा ये जो उड़ीसा का दक्षिणी भाग और ये सब, ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट है हमारा वो वाला हिस्सा जहाँ पर कि हमारे जितने भी जंगल हैं जो यहाँ से चालू हो जाते हैं, औरंगाबाद के बाद चालू हो जाते हैं, मराठा बेल्ट, महाराजा शिवाजी राव ने जिसमें युद्ध किया था वो वाला बेल्ट, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पौधे अभी भी वहाँ हैं। परंतु क्या हो रहा है, शहरीकरण वहाँ भी पहुँच रहा है धीरे धीरे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक आवाज़ उठाएं। गायत्री परिवार पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी क्रांतिकारी आवाज़ उठा रहा है, और उसने न जाने कितने कार्यक्रम ऐसे चलाए हैं जिससे कि लोगों को लगने लगा कि वास्तव में गायत्री परिवार इस काम को कर सकता है। मैंने आपको कल भी सुबह के उद्बोधन में कहा था कि गंगा का संरक्षण, गंगा की सुरक्षा, गंगा की शोधन, गंगा का जो सही अर्थों में एक प्रकार से आचमन योग्य बना देना का काम
केवल गायत्री परिवार कर सकता है, क्योंकि गायत्री परिवार के पास सद्बुद्धि है, सद्ज्ञान है। सद्ज्ञान वाले ही लोग कर सकते हैं इसको। जिनके पास ज्ञान ही नहीं है वो क्या करेंगे? अज्ञानी लोग क्या करेंगे? अरे गायत्री को जिन्होंने उतार लिया, जिनके शरीर पर 108 बार, एक माला का बोल रहा हूँ मैं, तो आप तो और माला करते हो बहुत सारी, सार्थक जब 108 माला का, यदि 108 बार आपके ऊपर टंकार लगती है शरीर के ऊपर, विभिन्न केंद्रों पर, विभिन्न प्लेक्सेस के ऊपर, तो आप देखिए कि आपके अंदर कितना विस्फोट होता है, महाविस्फोट होता है। और उस महाविस्फोट के साथ आपका शरीर तैयार हो जाता है, आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर परिष्कृत होकर के, तैयार होकर के, शुद्ध होकर के, आपके माध्यम से, शुद्ध बुद्धि के माध्यम से वो एक डिमांड करता है कि अब इनकी जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। हमारी इच्छा है पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होगा। तो ये आप मान करके चलिए, गीता कहती है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारा ये जो चक्र है पूरा के पूरा, ये यज्ञ के ऊपर टिका हुआ है, पूरा के पूरा। ये जो अयम यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि, इस विश्व भुवन की नाभि जो है ये यज्ञ है। यज्ञ क्या है? एक पर्यावरण का चक्र है। अगर आपने नदी को जल दिया, ग्लेशियर्स ने दिया, वृक्षों ने दिया, पहाड़ पे ग्लेशियर, पहाड़ पे बर्फ से ढके हुए ग्लेशियर, वो भी डिप्लीट हो रहे हैं। आज एक बड़ा खतरनाक मेरे पास मंजर है जो मैंने देखा अभी, कि आज से 30 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। पूरे विश्व के ग्लेशियर दिखाए उन्होंने, सारे पूरे विश्व के, और आज उनके क्या स्थिति, नाले जैसे बन के रह गए हैं। बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े एरल सी से लेके अलास्का का समुद्र वहाँ बर्फ़ से ढका होना चाहिए था, आज वहाँ केवल कहीं छोटी सी नाली बह रही है, कहीं गर्मी वहाँ भी है, और वो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सारे बर्फ़ पिघल गई पूरी की पूरी। मतलब दृश्य बड़ा विलक्षण है, विचित्र है। इसके लिए पूरे विश्व को बैठ के बात करनी पड़ेगी, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। और विश्व की बात है तो विश्व में पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता, संवेदनशीलता ऐसी पैदा होनी चाहिए कि लोग ये कहें कि हम सब एक साथ मिलकर के चलें, पर्यावरण के लिए हम, और पर्यावरण के लिए हमारा पूरा विश्व समुदाय, हम सब मिलकर के एक साथ। जब तक व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी, जब तक हम सब की मिलकर भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम पूरे पर्यावरण को शुद्ध नहीं कर सकते। तो मित्रों, ये जो अयम यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि, इस विश्व भुवन की नाभि यज्ञ है। यज्ञ का मतलब क्या होता है? आप जल दीजिए, जल जाएगा नदी में, नदी जाएगी समुद्र में, समुद्र से भाप बनेगा, भाप बनेगा तो बादल आएगा, बादल ऊपर बरसेगा, ऊपर से बरसेगा तो नदियों को फिर पानी मिलेगा। नदियों को ही नहीं पानी मिलेगा, खेतों को पानी मिलेगा। हमारे जो सदा उर्वरा खेत हैं, उन खेतों के माध्यम से सारे वृक्ष वनस्पतियों को पानी मिलेगा, और उसी की वजह से किसान हमारा प्रसन्न होता है। किसान की प्रसन्नता का एक ही परिचय है कि बादल सही समय पे बरस रहे हैं। इस बार घोषणा की गई है कि मानसून सही समय पे आएगा, और अभी टकराया है दक्षिणी तट से मानसून केरल के। ऐसा लगता है कि इस बार भी टाइम पे आएगा। इस बार यदि टाइम पे आएगा तो पानी खूब बरसेगा। ऐसा कहा जाता है इस साल साधारण संवत्सर जो है उसमें पानी खूब बरसेगा। पानी खूब बरसे तो उसको संभाल के तो रखो, बह क्यों जाने देते हो? बह जाने देते हो पूरे पानी को, सारी की सारी नदियों में बाढ़ आ रही है, सब बह रहा है। इसको पानी को संभालो, अपने घर पे बरसने वाले पानी को संभालो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी के जो ऊपर का जो पानी, इससे ज़्यादा शुद्ध पानी कोई नहीं हो सकता। ये जो सबसे ज़्यादा शुद्ध अगर कोई जल है तो रेन वाटर। और इस शुद्ध वाटर को, जल को यदि आपने सुरक्षित कर लिया, मेरे बहनों ही हैं उदयपुर में पानी की बड़ी क्राइसिस है, पानी होता ही नहीं। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज से 10-15 साल पहले कर ली थी, अपने घर में लगा लिया था उन्होंने। सब सारा पानी साल भर में जो गिरता है, उदयपुर में वैसे ही पानी बहुत कम गिरता है, जब गिरता है तो सारा इकट्ठा हो जाता है नीचे, और फिर साल भर की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता रहता है, पूरा। कभी उनको दिक्कत नहीं हुई, पानी आया कि नहीं, सरकारी आया कि नहीं, आपने इकट्ठा करके रखा है ना, वो आएगा। पुराने ज़माने में राजस्थान के लोग बैठे हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत बावड़ियाँ होती थी। बावड़ियों में क्या होता था, एक पूरा डिसेंडिंग पैटर्न, एक पूरा ऐसा पैटर्न, पूरा पानी लेने के लिए जाते थे तो पूरा पानी को संरक्षित करके नीचे तक रखते। और भी हवेलियों में भी इस तरह की पानी की व्यवस्था थी कि पानी को सुरक्षित करके रखा जाता था। न जाने क्यों हमारे आधुनिक घरों में वो सब सिस्टम समाप्त हो गया। वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है सरकार के द्वारा। मालूम नहीं मित्रों, आपको मालूम है कि नहीं, परंतु इसको कौन चेक करेगा? ये तो आप ही चेक करेंगे। आपको ही चेक करना पड़ेगा कि आपने अपने नए घर में वाटर हार्वेस्टिंग की कि नहीं। आपने
हार्वेस्टिंग का मतलब होता है खेती, पानी की खेती, जो उपयोग में आने योग्य जल है उसकी खेती। पानी को संभाल के रखिए, पानी को संभाल के रखेंगे तो पानी आपको साल भर काम आएगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है मित्रों। ये जो अथर्ववेद की जो उक्ति है ये कहती है, वर्षा से जलमयी होकर धरती अनेक प्रकार के वनस्पतियों को उत्पन्न करती है, जीवों को धारण करती है। अथर्ववेद की इस ऋचा में पर्यावरण संस्कृति का उल्लेख मिलता है कि पर्यावरण संस्कृति हमारे विश्व की रही है। विश्वम पुष्टे ग्रामे अस्मिन अनातुरम, इस विश्व को पुष्ट बनाओ, नहीं तो क्या होगा, अनावश्यक विपत्तियां आ जाएंगी। बाढ़, कोसी की बाढ़ आज तक याद होगी आपको, जिसने पूरे के पूरे उस क्षेत्र को बहा दिया था। और मुझे एक घटना याद है, हमारे दरभंगा के राजा गायत्री के उपासक, सिद्ध उपासक, उन्होंने कहा कि कोसी की बाढ़ हमारे राज्य में कभी तक कभी नहीं आई है और न कभी आएगी। क्यों? क्योंकि गायत्री की साधना पूरा राज्य करता है। दरभंगा, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 150 साल पुरानी हो। किसी ने कहा कि महाराज इस बार आने की संभावना है क्योंकि बहुत तेज पानी गिरा है ऊपर नेपाल में और पानी सारा नीचे आ रहा है और ऐसा लगता है दरभंगा शहर बह जाएगा। अरे बोले ऐसे कैसे बह जाएगा? वो गए, उन्होंने देखा, किनारे पे गए और किनारे पे जाकर के उन्होंने पूरा किनारा अकेले पैदल चल के पार किया जो उनके नगर को छूता था। उसके बाद उन्होंने एक लाठी ली, लाठी लेके उन्होंने लाइन खींच दी गायत्री मंत्र बोलते हुए पूरी की पूरी। उन्होंने कहा इसके ऊपर नहीं आएगी कोसी, इसके ऊपर नहीं आएगी, चिंता मत करना। कोसी की बाढ़ आई और कोसी उस लाइन के ऊपर नहीं आई, नीचे से बह गए, निकल गए। मित्रों, ये साधक लोग हुआ करते थे उस जमाने में, ऋषि मुनि हुआ करते थे। ऋषि मुनि इससे अनावश्यक जो अनातुरम, अनावश्यक जो विपदा है, आपदा है, इसको बचा लिया करते थे। तो आज कहाँ हैं ऐसे लोग? आज हमको ऐसे मानस वाले, ऐसी बुद्धि वाले, सद्बुद्धि वाले व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खड़े करने होंगे जो कि ये समझ सकें कि पर्यावरण सुरक्षित तो हम सुरक्षित। नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी में आपको एक सैंपल रखना पड़ेगा, एक पानी का बोतल में छोटी सी, देखो बेटा ये शुद्ध पानी ये है जो हम पिया करते थे, बाकी तो जो ये आया है ना ये तो सिंथेटिक वाटर है, सिंथेटिक वाटर। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी होता है तो बड़ा शुद्ध होता है ऐसे कहते हैं, पर इससे कितना पानी वेस्ट होता है आपको मालूम है? सरकार ने बंद कर दिया है, सरकार ने कहा है आरओ कोई नहीं लगाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं लगाएगा। मित्रों, हमारे यहाँ जो पानी का ये संयंत्र लगाया है, इस संयंत्र को देखने के लिए न जाने कितने हाइड्रोलॉजिस्ट आते हैं, न जाने कितने लोग आते हैं कि इस सिस्टम से हम शुद्ध पानी दे सकते हैं बजाय आरओ के। ये पानी सबसे अच्छा बढ़िया है, प्यारा पानी है। हमारे यहाँ तो नीचे गंगा ही गंगा है, इसके नीचे तो गंगा ही गंगा है, पूरी पूरी नीचे बहती है, बह करके वहाँ जाके मिल जाती है। तो हमारे यहाँ तो पानी की कोई समस्या नहीं है। पानी को हम वेस्ट न करें, बस निरर्थक न बहने दें। पानी की रक्षा, मिट्टी की रक्षा, मिट्टी बहने न दें। जब जल अनाप शनाप बरसता है, बहुत तेज गिरता है, क्योंकि ये जो आप देखिए ना 2 दिन से 3 दिन से बहुत गर्मी है। आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है? महसूस हो रही है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि वहाँ से आए हो तो अपने घर में तुमने कहा वहाँ भी गर्मी थी, यहाँ भी गर्मी। हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती, हमारे गर्मी महसूस भी नहीं होती। हमारे यहाँ की गर्मी ऐसी है जो तपाती है, तपस्या कराती है और उसके बाद फिर वो धीरे से चली जाती। फिर अब क्या होगा, कल या परसों में पानी आने वाला है, फिर 2-3 दिन पानी गिरेगा, अच्छा बढ़िया पानी गिरेगा और धरती को भी ठंडा कर देगा और आसपास के क्षेत्र को, वातावरण को भी महका देगा। सारी सारी वृक्ष वनस्पतियाँ जो इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, ये सब के सब पूरे जल से अभिपूरित हो जाएंगे। गंगा में भी जल खूब भर जाएगा। और मित्रों, ये जितना भी जल है, ये जल एसिडिक न हो जाए, अम्लीय न हो जाए, प्रदूषित न हो जाए, इसका ध्यान हमको रखना है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा तेज़ी से हम बना रहे हैं और हम इंडस्ट्रीज़ बनाने के चक्कर में कुटीर उद्योगों को भूल गए। कुटीर उद्योगों से प्रदूषण नहीं होता है। ये जो आज इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, इन इंडस्ट्रीज़ से प्रदूषण होता है। मित्रों, गंगा को गंदी करने से बचाने का एक ही तरीका है, इंडस्ट्रीज़ जो इसके किनारे हैं उनको हटाया जाए। हटा के क्या किया जाए, उसको कुटीर उद्योग में बदल दिया जाए। हटाने का, जहाँ जाओगे वहाँ जाके प्रदूषण करोगे। अगर तुम मान लो गंगा के तट से चले गए तो किसी और दूसरी नदी पे जाके करोगे, वो नदी भी जाके आगे चल के गंगा में मिलती होगी, क्या फ़ायदा? फिर हमारे आपको कहने से क्या फ़ायदा? इसलिए हमें उद्योगों का भी पूरी तरह से एक नया नवीनीकरण करना पड़ेगा कि उद्योगों को किस तरह से किया जाए। कुटीर उद्योग, ऐसे उत्पाद जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जिनको हम नेचुरल वे में यूज़ कर सकते हैं, ये हमको करना पड़ेगा। मित्रों, हमारे भारत के लिए पर्यावरण
हिमालय, गंगा, समस्त नदियाँ, जल स्रोत, पहाड़, वृक्षारोपण, सागर, संरक्षण, ये सब एक साथ काम किए हैं, सब एक एक चीज़ जुड़े हुए हैं। इन सब का संरक्षण करना चाहिए, तटीय स्रोतों का भी करना चाहिए, जल स्रोतों का भी करना चाहिए। भगवान ने कहा है गीता में कि जल स्रोतों में मैं गंगा के रूप में मौजूद हूँ। गंगा जल स्रोत है, जल का स्रोत है। अगर आप जाके देखें गोमुख, तो गोमुख जल स्रोत है, जल का सोता है, वहाँ से निकलता है पानी पूरा, और उसके बाद वहाँ से निकल करके नीचे उतर के झरने मिलते जाते हैं, झरने मिलते जाते हैं, नदियाँ मिलती चली जाती हैं, मंदाकिनी मिलती है, अलकनंदा मिलती है, और नीचे आ करके पूरी की पूरी भागीरथी और मिल करके गंगा बन जाती है। फिर गंगा में यमुना मिलती है, और केन मिलती है, बेतवा मिलती है, सोन मिलती है, न जाने कितनी, कोसी से लेके सब मिलती चली जाती है। तब वहाँ पहुँचती है पटना, तो वहाँ स्टीमर चलता है उसमें। और यहाँ आप यहाँ गोमुख में आप चाहें तो गंगा में इधर से छलांग लगाएं तो उधर छलांग लगा सकते हैं आप। अब तो इतना सकरा हो गया है, बहुत सकरा। और उसी गंगा को आप आगे देखिए तो वो गंगा का विस्तार है, और गंगा का विस्तार है तो उस विस्तार को समझते हुए आप गंगा को ये मान के चलिए, गंगा एक संस्कृति है, गंगा एक चेतना है, गंगा एक ज्ञान की गंगा है, वास्तव में सही अर्थों में ज्ञान की गंगा है, पवित्रता की गंगा है। हम सबको पायस बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए वो अवतरित हुई धरती पर बहिरंग से पवित्र साबुन लगा के और गंदा कर देते हो उसको, कचरा फेंक के और गंदा कर देते हो। मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, मैंने देखा है पुल के किनारे एक सज्जन खड़े हुए हैं, और एक थैली तो मेरे सामने खाली की उन्होंने, दूसरी थैली खाली करने वाले थे। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मैं उतर के गया उनके पास, गाड़ी रोकी मैंने, उन्हीं के साइड में रोकी। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? तो बोले ये मेरे वहाँ से USA से अस्थियाँ आई थी, जितनी भी इकट्ठी हो गई थी, दादाजी की, नादी जी की, सबकी, तो मैं एक साथ प्रवाहित कर रहा हूँ। पंडों के चक्कर में पढ़ने के बजाय मैंने सोचा कि मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा किया आपने, पंडों से बच गए आप। पर आप इसके आपके बाद आपको अखंड शांति कुंज के बारे में नहीं मालूम था, जहाँ पे विधिवत होता है पूरा? बोले नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा पर जो आपने किया उससे तो आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा, नरक तो आप जाएंगे। आपके पुरखे तो गंगा का स्पर्श मिलने के कारण शायद हो सकता है तर जाएं, पर आप तो गंगा को प्रदूषित करने के कारण आप जाएंगे नरक में। अरे बोले ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, ऐसा मत कहिए। तो मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जिस ढंग से फेंका, पहली वाली थैली आपने मेरे पहले से फेंक दी थी, दूसरी वाली को आप फेंकने वाले थे पूरी पूरी, प्लास्टिक की थैली भी आप उसी में डाल रहे हो, अस्थियाँ भी उसमें डाल रहे हो। अरे भाई विधिवत करो ना यार, जो कुछ करना है। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? सब कचरा गंगा में, फूल लेके आए, फूल गंगा में डाल दिए। भाई फूल गंगा से स्पर्श करके अलग रख दो, और उसके बाद उन फूलों को सब जगह से समेट करके इकट्ठे करके उनके माध्यम से आप फर्टिलाइज़र बनाइए, उनको सड़ाइए, सड़ाने के बाद उनकी खाद बनेगी, खाद बनेगी तो खाद बनने के बाद उससे फिर पौधे जो पैदा होंगे, उससे पुरोहितों के बेटों को इनकम मिलेगी। पुरोहितों को उद्योग दीजिए, पुरोहितों को उद्योग दीजिए। भाई फूलों को फेंको मत, गंगा में मत फेंको। गंगा में फेंकते हो सड़ते हैं, गंगा में फेंक के सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद गंदा कर देते हैं गंगा को। नहीं, और भी कोई चीज़ मत डालिए। न जाने क्या मान्यता है, हम यहाँ सफाई करते हैं तो हमको न जाने कितने कपड़े मिलते हैं, गंदे कपड़े अंदर से गहराई से निकालते हैं जब पूरी तरह से, वो भी हर की पेड़ी के आसपास वाले घाट पे। क्यों? मान्यता है कि जो अपने कपड़े छोड़ देता है उसका पुण्य मिल जाता है उसको ऊपर जाने का। मालूम नहीं, न जाने किस बेवकूफ़ ने, पुरोहित ने कह दिया होगा कि ऐसा होता है। मूर्तियाँ पुरानी टूटी फूटी जितनी भी हैं सब गंगा जी मिलती हैं, वो भी निकाली जाती हैं, हम लोग निकालते हैं पूरा पूरा। ये जो मान्यताएँ हैं मित्रों, इससे हमने प्रदूषण को बढ़ाया। नदी का प्रदूषण हर जगह, पूरे देश में जितनी नदियाँ हैं सब प्रदूषित हैं, और इन प्रदूषित नदियों की वजह से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, और जहाँ जहाँ ये जाता है तो सागर में जाता है, सागर में प्रदूषित करता है। मित्रों सागर प्रदूषित होगा तो सागर से जो टच करके जितने भी बादल बनेंगे वो बादल भी प्रदूषित बादल होंगे, तो प्रदूषित पानी बरसाएंगे, अल्टीमेटली वो रेन वाटर भी आपका प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि हम किसी तरह से शुद्ध करें वातावरण को, पर्यावरण को। और पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखें कि पर्यावरण में और अंतःकरण में बहुत संबंध है। पर्यावरण और अंतःकरण दोनों जुड़े हुए हैं। अगर आपके अंतःकरण में एक आध्यात्मिकता की प्यास है, आपके अंतःकरण में ऐसा लगता है आपको कि हम कर सकते हैं, और उमंग है आपको कुछ करने की, तो पर्यावरण बच सकता है। पर्यावरण और यज्ञ, जैसे मैंने आपसे कहा कि यज्ञ वैज्ञानिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक सब दृष्टि से देखा जाए तो बहुत उपयोगी है। यज्ञ के बारे में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये पर्जन्य जो बनता है ये यज्ञ से ही बनता है,
और ये यज्ञ से जो पर्जन्य बनता है, ये बादल जाके फिर बरसते हैं, तो फिर ये प्राण युक्त वर्षा करते हैं, प्राण युक्त वर्षा करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी धरती को पर्जन्य युक्त बना दें। पर्यावरण से पंचतत्व हमारे मजबूत होते हैं। पंचतत्व जितने भी हैं हमारे शरीर के, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, उन सबको पोषण मिलता है। पर्यावरण से वृक्षारोपण जितने किए जाते हैं उन वृक्षारोपण को बल मिलता है, सिंचाई होती है उनकी। उनको जितने पौधे लगाओगे, हम लोगों ने करीब 60 लाख पौधे परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी के बाद स्मृति में लगाए। 40 लाख लगाने का क्रम चालू है, 1 करोड़ हो जाएंगे परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति में। उसके बाद हम और लगाएंगे, कंटिन्यूस लगाएंगे। और इसके साथ साथ हमने 150 पहाड़ियाँ हरी कर दी पूरी की पूरी, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, और यहाँ का हमारा जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हमने पहाड़ियों को हरियाली से भर दिया। जितने पहाड़ हरियाली से भरेंगे उनके ऊपर पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो पानी बचेगा, पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो वो पानी अंदर से बाहर तक पूरी की पूरी पृथ्वी को जल से भर देगा। तो जितना हम पानी रोकेंगे उतना ही हमको बल मिलेगा। पर्यावरण हेतु प्रयास कैसे किए जाए मित्रों? सबसे पहले तो अपने जीवन पद्धति को बदला जाए। हमारी लाइफस्टाइल, सादा जीवन, उच्च विचार। बड़े आकर्षित हो जाते हैं हम मॉल में जाके चीज़ों को देख करके, आकर्षित चीज़ों को। हम कोशिश ये करें कि हम कितने सादे में रह सकते हैं, कितना सरलता से रह सकते हैं। जल और बिजली का दुरुपयोग न करें। कमरे से बाहर निकले तो बिजली बंद की तुरंत, और जल जो है आप ज़्यादा मत बहाइए, जितना ज़रूरी है उतना ही उपयोग कीजिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। जितना आवश्यक हो उतना ही उपयोग करें। प्लास्टिक मत डालिए जल में। प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक का दुरुपयोग, प्लास्टिक की वजह से हमारा बहुत सारा पानी दुरुपयोग हो जाता है, उसका वो हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। और ये जल प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की वजह से, प्लास्टिक की बोतल की वजह से। मित्रों, पूरे विश्व में कहीं भी प्लास्टिक की बोतल बनती थी या वो थी, तो अब धीरे धीरे करके बंद हो रही हैं। 50% कम हो चुकी है। अमेरिका में भी, यूरोप में भी, वहाँ पानी की बोतलें कम हो रही हैं। और लोगों से कहा जाता है आप अपनी बोतल लेके आइए, हम भर के देंगे आपको, बढ़िया जल देंगे, शुद्ध जल देंगे, और शुद्ध जल में मिनरल्स वगैरह सब होंगे, वो देंगे। हमारे यहाँ पानी की बोतल इतनी ज़्यादा आ गई, जहाँ देखो पानी की बोतल, जहाँ देखो पानी की बोतल, और फेंकी हुई पानी की बोतल। प्लास्टिक के खाने थाली में खाना खाया, फेंक दिया यथावत। सारे तीर्थ स्थल भरे हुए हैं इस कचरे से। कौन सफाई करेगा? आपकी हिम्मत है इतनी सफाई कर सकें? आपके अंदर ये बल नहीं है कि आपने गंदा किया तो आप साफ़ करें। नहीं, आप साफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो पानी की बोतल वहीं फेंक देना, खाई हुई थाली जो कचरे में प्लास्टिक में डाली, आपने बड़ा अच्छा यूज़ किया कि यूज़ एंड थ्रो यूज़ किया, परंतु उसको जो फेंका आपने, उससे प्रदूषण हो गया। उसको बचाइए, जहाँ तक हो सके प्लास्टिक के उपयोग को बचाइए। शहरों का पलायन रोकें, गाँवों से पलायन रोकें। गाँवों का जब शहरों की ओर पलायन होगा तो शहर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आप अगर देखें, दिल्ली में हर महीने 3 या 4 गांव मिल जाते हैं, और वो दिल्ली में समा जाते हैं, दिल्ली के पेट में समा जाते हैं। दिल्ली ऐसी है जैसे बहुत बड़ा पेट वाला एक राक्षस, और सबको खा जाता है, सारे गाँव को खा जाता है। गाँव यानी गाँव की कल्चर समाप्त हो गई पूरी की पूरी। न जाने कितने गाँव हैं, न जाने उनके नाम पे मोहल्ले हैं वहाँ पर, वो सारे के सारे इसलिए कि उन गाँवों की वहाँ कल्चर थी पहले, और वो समाप्त हो गई। गाँव को जब तक हम इस योग्य नहीं बनाएंगे, स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, सशक्त नहीं बनाएंगे, व्यसन मुक्त नहीं बनाएंगे, स्वच्छ नहीं बनाएंगे, और हर तरह की आदर्श ग्राम की जो प्रवृत्तियां हैं वो सारी की सारी वहाँ चालू नहीं करेंगे, स्वालोकम, स्वावलंबी लोक सेवी मंडल, ये वाला प्रवृत्तियां चालू नहीं करेंगे, तब तक वहाँ पर लोग रुकेंगे नहीं। बहुत अच्छे काम चालू हुए हैं भी पहाड़ पे, बहुत अच्छे काम। मेरे पास कटिंग्स रखी हैं बहुत सारी, जिनको मैं क्रमबद्ध करके एक किताब का रूप देने वाला हूँ। उत्तराखंड में हुए जितने भी हमारे रचनात्मक प्रयास हैं, उनमें कई लोगों ने पहाड़ पे जा कर लोगों को उद्योग सिखाए हैं, लोगों को गृह उद्योग सिखाए हैं, लोगों को पहाड़ में जाने पलायन से रोका है। पहाड़ से पलायन हो जाएगा तो हमारा मुख्य जो हिमालय है, हिमालय की सुरक्षा कौन करेगा? अगर लोग वहाँ नहीं रहेंगे तो चीनी लोग आके बैठ जाएंगे हमारे पहाड़ हिमालय पे। हिमालय से रक्षा हमारी होती थी, हिमालय में रक्षा नहीं हो सकती। मैं मुनस्यारी का जो चेतना केंद्र बना है उसके लिए मैं कई बार गया, 20-25 बार गया। तो मैं 2-3 रास्तों से गया। एक रास्ता है बैजनाथ होते हुए, बागेश्वर से बैजनाथ होते हुए मैं गया। तो बैजनाथ में उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई गांव का कोई घर खुलवाओ यार। बोले क्यों? मैंने कहा तो थोड़ा
पलंग पे लेट के आराम करना चाहता हूँ, गांव की कल्चर देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा किसका खुलवाएं, सबके सब ताले लगे हुए हैं। कहा ताला तोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ताला तोड़ के अपन लेटेंगे, आराम करेंगे। बोले साहब ये इनके सबके घर जो हैं हल्द्वानी में नीचे बसे हुए हैं, वहाँ महानगर बन गया पूरा पूरा। चलो हम तोड़ देते हैं, आपके लिए तोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो इनके जो कल्चर है, इस कल्चर को भूल करके वो शहरी कल्चर के आदी हो गए लोग बाग। वो आज से करीब 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने सुना कि धीरे धीरे लोग वापस लौट रहे हैं गांव की ओर, पहाड़ की ओर, अपनी कल्चर की ओर, अपनी संस्कृति की ओर। अपनी संस्कृति से पलायन जब हम करते हैं तो हम अपनी संस्कृति को एक प्रकार से लात मारते हैं, और संस्कृति को जो लात मारता है मित्रों, उसको संस्कृति का फिर अभिशाप भी झेलना पड़ेगा। अब संस्कृति आएगी और विनाश आएगा, घर में भी बच्चे भी पूरी तरह से उस संस्कृति के शौकीन हो जाएंगे जो संस्कृति आज है। स्मार्टफोन, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, दुनिया भर के सॉफ्ट ये फूड जो आ गए, फास्ट फूड आ गए, इन सब चीज़ों का हमें वो शिकार बनना पड़ेगा। मित्रों एक चीज़ और हमको करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें महत्व देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ तक हो सके जैविक खेती को हमें महत्व देना पड़ेगा। अगर जैविक खेती नहीं होगी तो क्या होगा कि हमारी जो धरती माता है वो बंजर होते जा रही है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, केमिकल जो संश्लेषित हैं उनकी वजह से धरती माता पूरी तरह से प्रदूषित होती है। धरती माता का प्रदूषण रोकिए, जल का प्रदूषण रोकिए, धरती के अंदर के जल का प्रदूषण रोकिए, धरती पे बहने वाले जल का प्रदूषण रोकिए, और इसके अलावा जो वर्षा का जल आने वाला है उसको भी रोकिए। वर्षा का जल आ रहा है उसका प्रदूषण रोकिए। इसलिए हमको सारी चीज़ों का एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, कचरा मैनेजमेंट। इतना कचरा निकालते हो आप, कितना कचरा निकालते हो? कम से कम 5 किलो तो निकलता होगा हर घर से, निकलता है कि नहीं? हर घर से 5 किलो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सबके घर से 5-5 किलो निकलता हो तो मैं मान लेता हूँ कि 5000 किलो कचरा निकलता है। इसकी कोई व्यवस्था की आपने? कहाँ? हम क्या करते हैं, गाँव के दूर जाके फेंक आते हैं, शहर में हम कचरे की टोकरी में डाल देते हैं। हमने यहाँ पर प्लांट लगाया है कचरे का मैनेजमेंट करने का, और वो कचरे का मैनेजमेंट करने का, कचरे से ऊर्जा कैसे पैदा की जा सकती है, कचरे से कैसे बिजली पैदा की जा सकती है, कचरे से कैसे उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ये यदि आप करेंगे तो आप देखिए कि आप एक नया मॉडल यहाँ शांतिकुंज से लेके जाएंगे कि हम भी इस तरह की चीज़ें अपने शहर में, अपने मोहल्ले में अडॉप्ट कर सकते हैं। कचरा मैनेजमेंट होना चाहिए बहुत ज़्यादा जरूरी। स्वीडन में 99% कचरा एनर्जी में बदल दिया जाता है, ऊर्जा में। उस ऊर्जा से पूरा का पूरा खर्चा चलता है, कोई नई ऊर्जा नहीं पैदा करते वो, उसी ऊर्जा से पूरा खर्चा चलता है उनका, वहाँ का, उनका सारी इलेक्ट्रिसिटी उसकी। अन्य देशों का कचरा भी इंपोर्ट करते हैं वो, भाई आपके यहाँ बचे तो हमें दे देना, हम भी अपनी बिजली पैदा करेंगे। ऐसी स्थिति आ जाए अपने भारत में कि यदि भारत सरकार इसको एक ऑफिशियल तौर पे इसको एक नीति के रूप में अडॉप्ट कर ले तो हमारे देश में कचरा सही ढंग से निकलने लगेगा, और इसको हम ऊर्जा के लिए, ऊर्जा प्रोडक्शन के लिए कर लेंगे। सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन और थोड़ा सा यूरोप। भारत नुकसान नहीं पहुंचाना। भारत नुकसान क्या पहुंचाएगा? भारत के पास जितनी जनता है उतनी जनता को संभालने के लिए उसको इतनी शक्ति लग जाती है, और कहीं बिजली है नहीं है तो भी काम चल रहा है, सब पूरी भगवान जाही विधि रखे राम, राखी राम ताही विधि रहिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। पर सबसे ज़्यादा जो है चीन के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, और अभी अमेरिका ने अपने आप को इस क्योटो समझौते से, कोपेनहेगन समझौते से, रियो डी जेनेरो समझौते से अपने आप को अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम जो कचरा पैदा करते हैं, वायुमंडल में जो प्रदूषण पैदा करते हैं, इन सब से, इनका सबका जिम्मेदार हमें ठहराया जाए। ओजोन की लेयर कम होती जा रही है, झिनी होती जा रही है, ऊपर से बरसने वाला पानी है, जल है, और जो भी कुछ हमारी प्राण प्रवाह है वो सब आना बंद हो जाएगा। अभी तो स्थिति ये आ गई है मित्रों कि इन लोगों का मत है कि जितना भी कचरा है हमारे सैटेलाइट्स का, उपग्रहों का कचरा, जिस सैटेलाइट की वजह से आप टीवी देखते हैं, जिस सैटेलाइट की वजह से आपको भविष्यवाणी होती है कि ये पानी गिरने वाला है 3-4 दिन में, जिस सैटेलाइट की वजह से आपका स्मार्टफोन चलता है, वो सैटेलाइट के टुकड़े कचरे होकर के अल्टीमेटली कभी भी आपसे टकरा सकते हैं, इस धरती से टकरा सकते हैं, और आने वाले दिनों में इनकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं कर पाएंगे तो पूरा अंतरिक्ष भी हमारा उसी से वो हो जाएगा, पड़ जाएगा कचरे से पूरा।
ये पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं ये बड़ी व्यवस्थित ढंग से हमको प्लान करनी पड़ेंगी। हमारा देश जो है वो अगर इन क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ेगा तो बहुत दिक्कत होगी। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? पर्यावरण की वजह से मनोरोग बढ़ते चले जा रहे हैं, मनोरोगों में कमी आनी चाहिए। डिप्रेशन का अनुपात 60 to 80% है भारत के शहरों में। डिप्रेशन, अवसाद रोग, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मेयु आत्मनो बंधु आत्मेरूपो आत्मनः। तू अपना ही मन को मित्र बना ले, अपने मन को शत्रु बना ले। और शत्रु मानता है तो फिर उससे निपट, और मित्र मानता है तो उससे दोस्ती कर। दोस्ती करने के बाद क्या करें? उसके माध्यम से तुम अपने ही जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करो। नात्मानम अवसादयेत, आत्मा को अवसाद में मत डालो, उसमें डिप्रेशन में मत डालो। आत्मा यानी मन, यहाँ मन, आत्मा से मतलब मन है। मनोरोगों को बचाना है, मनोरोगों से बचना है हमें। और शहरीकरण की जो धुआंधार जो धूम मची हुई है उसकी वजह से जो धुआं पैदा हो रहा है, धुएं का भी शब्द, किसी ज़माने में हम गाली देते थे धुएं को। अब क्या धुआं है? अब धुआं है कचरा जो निकल रहा है खेतों में से, वो हमारे घर से निकल रहा है, उसको जला देते हैं। तो आप लोगों को तो इधर पता भी नहीं चलता, पर हमारे पास में एक स्वामी जी हैं, उनका खेत है और उनके खेत में वो हमेशा जलाते रहते हैं कुछ। मैंने एक लेटर एनजीटी को लिखा है और एक लेटर मैंने डीएम को लिखा है। मेरे पास इंटीमेशन आ गई है कि वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे पड़ोसी के मेरे खिलाफ हो जाए, पर उनको कम से कम पता तो चले कि भाई उनकी वजह से हमारा जीना दूभर हो रहा है। धुआं आता है हमारे कमरों में, पूरे कमरों में सारे। आप लोग कमरों में नहीं आता है, क्यों? आप लोग कमरा इस तरह अलग है, हमारा बिल्कुल उनके बीच में है। वहाँ पे गौशाला भी है, गौशाला का गोबर की सुगंध आती है, तो गोबर की सुगंध से हमें कोई दिक्कत नहीं है, गोबर की दुर्गंध से कोई दिक्कत नहीं है, सुगंध से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमको लगता है गाँव में बैठे हम जैसे। पर जब वो कचरा जलता है तो कचरे जलने से दुर्गंध जो आती है, धुआं आता है, ये धुआं बहुत परेशान करता है। इस धुएँ से आज दमे की बीमारी हो रही है, कई प्रकार की तकलीफ़ें हो रही हैं। हम आर्ष ग्रंथों से प्रेरणा लें। सारे के सारे आर्ष ग्रंथ प्रेरणा पर्यावरण से संरक्षण के बारे में बात करते हैं। पर्यावरण, मन स्वस्थ तभी होगा जब पर्यावरण संतुलित होगा। और एक तरीका हो सकता है कि जितने ज़्यादा वृक्ष लग सकते हैं उतने ज़्यादा वृक्ष लगाएं। जितने ज़्यादा वृक्ष, आप अपने जन्मदिन पे लगाइए 5 वृक्ष लगाइए। एक ही क्यों लगाएं? पाँचों को पानी दीजिए और 5 की रक्षा की व्यवस्था बनाइए। ऐसा मत कहिएगा अगले साल जब हम आए आपके पास, हमने कहा जल लगाए थे, कहाँ हैं हम? भाई साहब यहीं कहीं थे, हमने जाने कहाँ चले गए, मालूम नहीं, शायद बकरी खा गई, गाय खा गई होगी। ट्री गार्ड लगाओ, ट्री गार्ड भी लगाओ। ट्री गार्ड स्पॉन्सर भी किए जा सकते हैं। आप चाहें तो बैंक वालों से बात करके स्पॉन्सर करा दीजिए। रोड के साइड में लगाइए, सारे क्षेत्र में प्लांटेशन करिए। हमारा एक लड़का है रवि, कलकत्ता में, उसने 333वां वृक्षारोपण अभियान, एक संडे भी उसने छुट्टी नहीं ली है। 333 रविवार से कंटिन्यूअस वो वृक्षारोपण कर रहा है और एक बार में वो 150 वृक्ष लगाता है। तो जब एक लड़का है जिसको कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की एक भयंकर बीमारी है, जिसका गर्दन मुड़ती नहीं है, कमर की हड्डी मुड़ती नहीं, उसने अपनी सेना खड़ी कर ली और उसके साथ करीब 250-300 युवा काम करते हैं। वो सब मिलकर के पूरी कलकत्ता के आसपास के पूरे बेल्ट में जो भी हरियाली दिखाई पड़ती है, सब लोग कहते हैं वो रवि की है, ये रवि का पर्यावरण है, रवि ने पर्यावरण बनाया है। कलकत्ता का वातावरण बदल जाए, पर्यावरण बदल जाए तो इसके पीछे रवि को सबसे बड़ा श्रेय जाएगा। यहाँ भी हमने कराया था उससे पर्यावरण का संरक्षण की दिशा में, उससे एक वृक्षारोपण यहाँ भी कराया था। तो वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं। वृक्ष क्या करते हैं? मिट्टी का बहना रोकते हैं। वृक्ष जो है पेड़ों, नदियों के किनारे लगाए जाएँ तो ग्लेशियर का काम करते हैं, पानी को रोकते हैं। और पानी को रोक करके नदियों का प्रवाह बहुत अभी उच्छृंखल भी नहीं होने पाएगा, किनारों को भी नहीं क्रॉस करेगी, बाढ़ भी नहीं आएगी, और वो पानी के कटाव को रोकेगी, भूमि के कटाव को रोकेगी। और जितना जल आएगा उतना जल सफिशिएंट होगा और शुद्ध होगा, शुद्ध करती है। ये जो वृक्षारोपण जो अपन किनारे पे करते हैं इससे शुद्ध हो। हमारा जो निर्मल गंगा अभियान है, अविरल गंगा अभियान है, इसमें हम सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं कि हम निर्मल गंगा के साथ साथ, गंगा अविरल बहे इसके साथ साथ हम गंगा की सफाई भी कर रहे हैं, गंगा के जल स्रोतों की सफाई भी कर रहे हैं जहाँ जहाँ से आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो तट उनकी सफाई कर रहे हैं। तटों के साथ साथ जो किनारे हैं उन किनारों में हम वृक्षों की दीवार लगा रहे हैं पूरी की पूरी। उसका नाम हमने रखा है ग्रीनरी की एक पूरी की पूरी हरियाली की हरी चुनर पहनाना। जब दोनों तरफ हरी चुनर लग जाएगी तो उस तरफ कोई फिर वहाँ जाएगा भी नहीं मलमूत्र विसर्जन के लिए।
और जाएगा तो रोकने के लिए हमने लोगों को, नागरिकों को तैयार कर दिया। गंगा प्रज्ञा मंडल बना दिए गंगा के दोनों तरफ। तो हमारी तैयारी इस तरह की है कि 2-3 साल के अंदर जो हमने प्रयास किया है, 10 साल में हम इतना बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे कि 2026 तक पूरी गंगा आचमन के योग्य हो जाए, पीने योग्य हो जाए जल। और गंगा जो हो गई, गंगा की 50 ट्रिब्यूटरीज जो उसके अंदर मिलती हैं, जगह जगह से सोन मिलती है, बेतवा मिलती है, गोमती मिलती है, सब मिलती है, ये भी सब शुद्ध हो गई। तो मित्रों ये मान लेना कि घी दूध की नदियाँ बहती थी कभी भारत में। सही है वो बात, सही है वास्तव में। हमारे देश का वैभव, हमारे देश का आर्थिक संतुलन सब पूरा लौट आएगा वापस। मुझे लगता है कि पर्यावरण संतुलन जो है वो आज समय की आवश्यकता है। और आज का दिन, 5 जून का दिन, हम सबको एक चुनौती देता है कि हम सब मिलजुल करके प्रयास करें कि इस धरती को वृक्षारोपण के माध्यम से हरितिमा आच्छादित कर दें, ताकि हमारे देश में कोई ये कह न सके कि भाई साहब इन लोगों ने ध्यान नहीं रखा, इन्होंने ध्यान नहीं रखा। नहीं, हमने ध्यान रखा और हम आगे भी इसको प्रयास को करेंगे। हमारा एक बालक है मनोज तिवारी, बुरहानपुर में, उसने अपने घर के आसपास ही करीब 125 पहाड़ियाँ हरी भरी कर दी, बिल्कुल चारों तरफ हरियाली से भरी हुई नंगी पहाड़ियाँ थीं, पानी भी नहीं टिकता था। अब उनके ऊपर पानी टिकने लगा, पानी टिकने के साथ साथ वहाँ के गांव के लोगों को पानी मिलने लगा। हर एक के कुएं में पानी आ गया, कुएं में पानी ख़त्म हो गया था, जो वाटर पंप होते हैं उनमें पानी ख़त्म हो गया था। सरकार को बहुत लाभ मिला, सरकार ने भी उसको सम्मानित किया, हमने भी सम्मानित किया। पिछले साल हमने यहाँ सम्मानित किया था उसको, बहुत ही बड़ा काम किया उसने। और उसने वहाँ से यहाँ आकर के यहाँ भी जगह उसने पहाड़ियों को, नरेंद्र नगर में, टेहरी में, उधर आगे हमारा जो गोपेश्वर है, चमोली है, इस क्षेत्र में भी उसने बहुत पहाड़ियों को हरा भरा किया। मित्रों, आप में से बहुत सारे भगीरथ खड़े होना चाहिए, आप में से बहुत सारे मनोज तिवारी खड़े होने चाहिए, और आप में से बहुत सारे रवि खड़े होना चाहिए, जो खड़े होकर के पर्यावरण की सुरक्षा का व्रत लें। और आज के दिन यदि व्रत लेंगे तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से हम कल्पना कर सकते हैं कि हम भारत को स्वच्छ, समुन्नत, सुशिक्षित, सुंदर और हरियाली से भरे हुए पर्यावरण से युक्त बना सकेंगे। आप सबके लिए मंगल कामनाएं को। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद। भाइयों बहनों, आपने जाना कि हमारे मिशन ने किस तरह से पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक आयाम छुए। नदियों की शुद्धि संरक्षण का काम, इन दोनों 24 नदियाँ गोद लेकर के उन पर काम चल रहा है। गंगा को पूरा गौमुख से लेकर गंगा सागर तक, पूरी नर्मदा पर, पूरी ताप्ती पर, गोमती पर, मंदाकिनी पर, इधर आपकी बनास पर, और यहाँ तक कि नेपाल की एक नदी है बागमती, उस बागमती पर भी बहुत ज़ोरदार काम पिछले 200-225 सप्ताह से निरंतर जारी है। शांतिकुंज के मार्गदर्शन में नदियों के संरक्षण का जो पुण्य प्रयास चल रहा है, इसी के साथ साथ दूसरा जिस पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी प्रकाश डाला, वृक्ष गंगा अभियान, जिसके अंतर्गत पहाड़ियों को गोद लेकर हरा भरा बनाया जा रहा है। पूरे देश में 1008 श्रीराम स्मृति उपवनों की स्थापना का प्रयास चल रहा है। लगभग 150 स्मृति उपवन इन दोनों बनकर तैयार हुए। और इसी तरह ग्रामों की स्वच्छता और तीर्थों की स्वच्छता को भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने स्पर्श किया कि नगर, ग्राम हमारे और तीर्थ स्वच्छ बने तो हमारा पर्यावरण का संरक्षण संभव हो सकता है। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार के इन प्रयासों में निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का प्राणपण से बहुत बड़ा योगदान रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका उल्लेख श्रद्धेय डॉक्टर साहब कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा था कि यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति 12 वृक्षों का रोपण कर दे तो धरती 33% हमारी भारत भूमि हरी भरी हो सकती। तो हम सबको कम से कम 12 वृक्षों को तो लगाना ही है। छोटे छोटे से प्रयास हम लोग करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम पर्यावरण के लिए अवसर ढूंढें, चाहे जन्म दिवस हो, विवाह दिवस हो, कोई बड़े हमारे परिजन आपके आएँ, कोई बड़ी इवेंट हो, आप शांति कुंज आएँ, या आपके क्षेत्र में कोई संस्कार महोत्सव हो, यज्ञ का क्रम हो, कोई कथा वार्ता हो, हर एक के उपलक्ष्य में आप वृक्ष दीजिए, वृक्ष बांटिए, पौधे को प्रसाद रूप में बांटिए, यज्ञों में, कथाओं में, आयोजनों में। फिर जहाँ कहीं भी विवाह हो रहा है तो आप प्लास्टिक के डब्बे भेंट में देते हैं, उसकी जगह आप पौधे रख कर के दीजिए। ऐसे भी प्रयोग हमारे बहुत सारे भाइयों ने किए हैं, जो थैली में ऐसे पौधे रखें, ऐसे पौधे आप बारातियों को गिफ्ट में दीजिए, घर में ले जा कर के लगाएं। घर में बच्चा होता है, बच्ची होती है, तो उसके नाम से पौधे लगाइए। तो पौधे के अवसर ढूंढिए अलग अलग। दूसरा, किस तरह से पौधे लगाएं, तो आप पौधे लगाने में त्रिवेणी लगा सकते हैं, पीपल, बरगद और नीम की।
पंचवटी लगा सकते हैं पीपल, बरगद, आंवला, बेल और सीता अशोक की। आप हरिशंकरी लगा सकते हैं पीपल, बरगद, पाकड़ की। इस तरह आप देव वृक्ष लगा सकते हैं, नक्षत्र वाटिका, ग्रह वाटिका, राशि वाटिका, वास्तुमंडल वाटिका, इन वाटिकाओं की स्थापना कर सकते हैं। देवबन लगा सकते हैं। अन्य धर्मों के भी, चाहे कुरानी वाटिका हो, मसीही वाटिका हो, गुरु के बाग हो, इनमें से किसी भी धर्म से संबंधित वृक्षों का रोपण कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको खाली जगह मिलती है, कोई पहाड़ी की टेकरी मिलती है, उसको गोद ले ले, उस पर वृक्षारोपण की योजना बनाए। कोई खाली जगह पड़ती वहाँ योजना बनाएं। पंचायतों में देवभूमि, देव स्थल रहता है गाँव में, तो वो देवबन वहाँ पर लगाएं, पंच पल्लव लगाएं, अष्टवटी लगाएं। इस तरह से अलग अलग वृक्षों के बहुत सारे तरीके शांति कुंज की ओर से प्रकाशित हुए हैं। एक छोटी सी पुस्तक है, इसमें पूरा अभियान दिया हुआ है, स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन। इस पुस्तक में आपको सारी कार्य योजना भी इसकी मिल जाएगी। ये हमारे काउंटर से आप यहाँ पुस्तक केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से वृक्षारोपण के नए नए तरीके ढूंढ करके हम वृक्षारोपण का क्रम कर सकते हैं। एक छोटी सी इसी पुस्तक में तरुपुत्र रोपण महायज्ञ का कर्मकांड दिया हुआ है। जब भी आप पौधे लगाएं तो उस पौधे को पुत्र रूप में या मित्र रूप में स्वीकार कराइए। पहले आप उस पौधे को या तो मित्र बना लीजिए, युवा है तो, और बड़े हैं तो आप अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करिए, और फिर उस पौधे का रोपण करिए और उसको पुत्रवत और मित्रवत उसका पोषण और संरक्षण करना होगा। तब जाकर वृक्षारोपण का क्रम होगा। पौधे लगाने का क्रम नहीं, वरन उनको पालने की और हमको विशेष ध्यान देना होगा। ये 150 पहाड़ियों में हमने पौधे लगाए नहीं, वरन हमने पौधे पालने का संकल्प किया है। तो इस तरह से आप ये क्रम कर सकते हैं। यहाँ भी एक और आज दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन था। तो आज एक नए अभियान का शुभारंभ हो रहा है। हमारे बुजुर्ग वृक्ष, आप ये छोटी सी बोनसाई देख रहे हो, 10-15 साल का पौधा होगा ये। हमारा यहाँ आपने देखा होगा कदम का पेड़ है, आज उस पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया है, हमारे बुजुर्ग वृक्ष हमारी धरोहर। तो आपको भी अपने क्षेत्र में कोई भी पुराने नए पौधे लगाएं, पर इसके साथ साथ पुराने पीपल, बरगद, नीम, जामुन, आम, इनके बड़े बड़े पौधे गांव में सूख रहे हैं। तो ये कोशिश ये है कि ऐसे पौधों का रोपण, उनका संरक्षण और उनका वो हम लोग करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहिए। एक अभियान इन दिनों चल रहा है कि बड़ी सड़क चौड़ी हो रही हैं, इसकी वजह से बड़े बड़े जो पेड़ जो थे, बुजुर्ग पेड़ जिनकी बात कर रहे हैं भाई साहब, उनको काटा जा रहा है। अब उनके बदले में आप किसी भी पेड़ को लगा देंगे तो उसकी आयु जब तक होगी तब तक वो हो सकता है दूसरा चौड़ीकरण आ जाएगा, क्योंकि विकास तो होना ही है। अब विकास किस दिशा में हो रहा है तो हमें नहीं मालूम, परंतु विकास गलत दिशा में हो रहा है, और उस गलत दिशा में होने के कारण क्या हो रहा है कि इन पेड़ों को काटा जा रहा है। तो अब एक मुहिम चली है कि कलावे से बांध करके उन वृक्षों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। या आपको पेड़, रोड निकालनी है, रोड की इस साइड से निकाल दीजिए, पर इस वृक्ष को बचा दीजिए, वृक्ष को बचाइए। आप भी क्या करें, जैसे बड़े बूढ़े माँ बाप को घर से निकालते तो नहीं हो आप, या नर्सिंग उसमें ओल्ड एज होम में भर्ती तो नहीं कर देते, ऐसे ही आप वृक्षों को भी ओल्ड एज होम में भर्ती मत करिए, उनको संभाल के रखिए, क्योंकि इनके साथ जो जुड़ा हुआ संवेदनात्मक लगाव है आपका, वो बना रहे। इसके लिए आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे पेड़ों को जिंदा रखें। आपके आसपास भी, गांव में भी, आपके घरों में भी, आपके मोहल्ले में भी, जहाँ कहीं बुजुर्ग पेड़ हों, उनको आप बड़ों को ले जा करके वह उनको सुरक्षित करवाइए, इससे पहले कि कोई काट ले उनको, इससे पहले कि लकड़ी के लालच में कोई उनको काट ले। आप कोशिश करना और बचा लेना, उनको जितने हैं उनको बचा लेना। तो ये हेरिटेज ट्री के नाम से आंदोलन चलेगा, हमारे बुजुर्ग वृक्ष हमारी धरोहर। आप जिस भी पौधे का संरक्षण करें उसका फोटो खींच करके अपने स्थान, नाम, पता सब लिख करके शांति कुंज जरूर भेजिएगा, जिससे उनका हम पंजीयन करेंगे कि हमने कितने बुजुर्ग वृक्षों की रक्षा की। तो ये भी एक आंदोलन आज से प्रारंभ हो रहा है। और इसी के साथ में आज हम संकल्प भी धारण करेंगे हमारे बीच में। उसके बाद वृक्षारोपण का यहाँ से पौध वितरण का क्रम श्रद्धेय डॉक्टर साहब कराएंगे। मैं आदरणीय कालीचरण जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप सबसे आज पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण का एक छोटा सा संकल्प कराने का कष्ट करें। आदरणीय शर्मा जी भाई साहब। ये तरुपुत्र और तरुमित्र संकल्प है जो परम पूज्य गुरुदेव के जन्म शताब्दी में चला था। तो वास्तव में जन्म शताब्दी पे जो शुरू हुआ काम, उसी को और आगे बढ़ाना है। तो ये यहाँ से बोला जाएगा, उसको आप दोहराइएगा। अपने हाथ को चाहे मुट्ठी बांध लीजिए, चाहे ऐसा कर लीजिए कि आप लाल मशाल की साक्षी में, यहाँ पर तीर्थ चेतना हमारे गुरुदेव माता जी की साक्षी में आप ये संकल्पित हो रहे हैं। मैं, अब अपना नाम ले लीजिए, अपना गोत्र बोल लीजिए।
महिमा। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जन्म शताब्दी वर्ष 2011 के उपलक्ष्य में संचालित वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित संकल्प लेता हूँ। अब ये खालिस्तान पौधों का, आप तो खालिस्तान में अपना नाम नंबर सोच लीजिएगा, या अमुक पौधों को कौन से वृक्ष आप लगाना चाहेंगे। गुरुदेव तो सीता अशोक को गायत्री परिवार का पहचान अपने साहित्य में करते थे, आप और जो आपके यहाँ मिले वैसा ले लीजिएगा। तो वो कौन से पौधे मन ही मन सोचिए। पौधों की संख्या इतने को जो आप लगाना चाहेंगे, 1 की 5 की 3 जैसा भी आप को तरुमित्र या तरुपुत्र के रूप में स्वीकार कर उनका रोपण और पालन करूंगा। स्मृति उपवन की स्थापना करूंगा। ये अकेले के बस का नहीं है, आप लोग मिलजुल करके करेंगे यदि, तो हर गांव में, हर जहाँ गायत्री परिवार बड़ी संख्या में है वहाँ पर स्मृति उपवन बन सकता है। तीसरा है अपने जन्मदिन, विवाह दिन, पितृ की स्मृति में अथवा खालिस्तान संस्कार, कोई भी आपके घर में किसी का संस्कार होता है तो संस्कार की स्मृति में वृक्षारोपण का संकल्प लेता हूँ। 1 करोड़ वृक्षों के रोपण अभियान के अंतर्गत अन्य परिजनों को प्रेरित करूँगा और वृक्षारोपण पालन का अभियान चलाऊँगा। उस साल कहा गया था 1 करोड़, तब ये 1 करोड़ प्रतिवर्ष ऐसा मान लें गायत्री परिवार के लिए। अब ये वृक्षारोपण का स्थान अमुक होगा, जो आप सोच रहे होंगे मन में यहाँ पे लगाने का है, वहाँ आप लगाइएगा। ये एक संकल्प पत्र है, ये आपको बाद में बांटा भी जा सकता है। आप हस्ताक्षर करके अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, पता ऐसा करके करेंगे तो ये होगा कि शिविर में 1,78,000 लोग तो अकेले उत्तर प्रदेश से आते हैं हर साल शांति कुंज में। किसी राज्य से 30,000, किसी राज्य से 50,000 आते हैं। तो मेरा ख्याल है 3 लाख से ऊपर लोग तो ऐसे फॉर्म हर साल भर सकते हैं और उसको चाहे तो मॉनिटर किया जा सकता है कि किसने क्या किया। हाथ नीचे कर लीजिएगा और आगे संचालक भाई। धन्यवाद भाई साहब। और अब समय है भाइयों बहनों, एक बहुत सुंदर श्लोक हमारे पद्म पुराण में आता है। 10 कूप समो बापी 10 बापी समाहृदय 10 हृदय समापुत्र 10 पुत्र समोद्रम। 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष पुण्य देने वाला है। तो आज यहाँ हमने अलग अलग प्रांतों के भाइयों को यहाँ बुलाया है, उन सबको यहाँ सामने बिठाया। उनसे निवेदन है वो कृपा करके आ जाएंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से आगे बहनें और भाई हैं। मैं हमारे बीच में आदरणीय सुधीर भाई साहब से निवेदन करूंगा, आदरणीय मिश्रा जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, गौड़ जी भाई साहब और आदरणीय शर्मा जी भाई साहब से निवेदन, कृपा करके हमारे सामने की पंक्ति में जो हमारे प्रांत के भाई बहन बैठे हैं उनको वृक्ष प्रदान करके आज के पर्यावरण दिवस पर उसका संकल्प दोहराया जा रहा है। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र, इतने प्रांतों के भाई बहनों को यहाँ पे वितरित किया जा रहा है। कृपया एक तरफ से क्रम से आते जाइए और श्रद्धेय डॉक्टर साहब से और सभी हमारे वरिष्ठ परिजनों से आप पौधे प्राप्त कर लें। उठ के आ जाएं, सामने वाली लाइन जो अलग अलग जिनको बोला है वो लोग आ जाइए। एक एक पौधा सभी लोग ले लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये इसी तरह के पौधे तरु प्रसाद के रूप में, ये सीता अशोक के ध्यान रखिएगा। जैसा भी भाई साहब कह रहे थे, परम पूज्य गुरुदेव ने इसी सीता अशोक को गायत्री परिवार का वृक्ष कहा है। इस वृक्ष के रोपण के लिए उन्होंने हम सबको संकल्पित होने का और किसी ज़माने में 1 लाख सीता अशोक के वृक्ष रोपण का संकल्प लिया था। तो ये सीता अशोक के वृक्ष आपको श्रद्धेय डॉक्टर साहब और हमारे वरिष्ठ परिजन आपको प्रदान कर रहे हैं। आपको घर ले जाकर के इस पौधे को लगाना है।
तो भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का पर्यावरण दिवस का विशेष कार्यक्रम। बड़ा उपयोगी और फलदायी क्रम है। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।